हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बी ए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ बैंक। यानी कि सुनिए पहले, बैंक शब्द का प्रयोग सन 1171 में सर्वप्रथम इटली में उस समय हुआ जब बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। प्रचलित किंवदंती के अनुसार इसी वर्ष वेनिस राज्य का अपने पड़ोसी राज्य से संघर्ष हो जाने के कारण घोर आर्थिक संकट में फंस गया। आर्थिक साधन जुटाने हेतु जब परिषद के सम्मुख अन्य कोई उपाय शेष नहीं रह गया तो उसने राज्य के प्रत्येक नागरिक से अपनी संपत्ति का 1% ऋण अनिवार्य रूप से राज्य को देने का प्रस्ताव किया और इस ऋण पर 4% ब्याज देने की घोषणा की। इस प्रस्ताव से परिषद के कोष में बहुत बड़ी मात्रा में धन एकत्रित हो गया। एकत्रित धन की इस बहुत बड़ी मात्रा को इटालियन भाषा में मोंटे कहकर पुकारा गया। मोंटे शब्द का अर्थ हिंदी में पहाड़ होता है। जिस समय उपयुक्त घटना घटित हुई, इटली का बहुत बड़ा भाग जर्मनी के आधिपत्य में था। अतः मोंटे का जर्मन पर्यायवाची शब्द BANC के बैंक का प्रयोग किया। धीरे धीरे इटली के निवासी इसे इटालियन भाषा में बैंको, फ्रांसीसी बैंके और अंग्रेज BAN के बैंक कहकर संबोधित करने लगे। कुछ विद्वानों का मत है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के बैंको शब्द से हुई है, जिसका प्राचीन इटावली में अर्थ बेंच होता है। रोम के महाजन बेंचों पर बैठकर द्रव्य आदि जनता को देते थे। विदेशी व्यापारियों की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की मुद्राओं का पारस्परिक परिवर्तन करते थे। प्रत्येक व्यापारी की अलग अलग बेंच होती थी और उनमें से यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य में असफल अथवा दिवालिया हो जाता था तो उसकी बेंच तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दी जाती थी। बैंकों को तोड़ने से ही अंग्रेजी शब्द बैंकरुप्ट, दिवालिया की रचना हुई। कुछ दूसरे विद्वानों का मत है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द BANC के से हुई, जिसका अर्थ मिश्रित स्कंद कोष ज्वाइंट स्टॉक फंड है और इसी से बैंकों BANCO शब्द की उत्पत्ति हुई। वस्तुतः बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि यूरोप के मध्यकालीन बैंकिंग व्यवसाय से बैंक शब्द की उत्पत्ति संबंधित हैं। आती हैं बैंक की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ बैंक। साधारण बोलचाल की भाषा में बैंक का अर्थ उस संस्था से लगाया जाता है जो जनता के धन जमा करने पर प्राप्त करते हैं तथा ऋण के रूप में अथवा जमाकर्ताओं के मांगने पर भुगतान करते हैं। संक्षेप में द्रव्य या मुद्रा लेन देन करने वाली संस्था ही बैंक कहलाती है। आधुनिक युग में बैंकिंग का क्षेत्र और उसकी कार्यप्रणाली में इतना परिवर्तन आ गया है कि बैंक की एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बैंक की पृथक पृथक परिभाषाएं दी हैं, जिनका मोटे तौर पर हम 3 शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं, जैसा कि निम्न है। नंबर फर्स्ट है जनरल डेफिनेशंस, यानी कि सामान्य परिभाषाएं। इसमें नंबर 1 है डॉक्टर HL हार्ट के अकॉर्डिंग, ए बैंकर इज वन हु इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस ऑनर्स चेक्स ड्रॉन अपॉन हिम by persons from and whom he receives money on current account। डॉक्टर HL हार्ट की के अनुसार बैंकर वह व्यक्ति है जो अपने साधारण व्यवसाय के अंतर्गत मुद्रा प्राप्त करता है और जिसे वह उन व्यक्तियों के बैंकों का भुगतान करके चुकाता है जिन्होंने यह जिनके खाते में यह रुपया जमा किया जाता है। इसकी व्याख्या है, इस परिभाषा के अनुसार बैंक या बैंकर कहलाने के लिए जो कार्य करना आवश्यक है वे है यह अपने साधारण व्यवसाय के अंतर्गत धन प्राप्त करे, चाहे वह धन खातेदार स्वयं जमा करे अथवा उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति जमा करे। नंबर 2, वह धन भुगतान केवल बैंकों द्वारा करे। आधुनिक बैंकों के कार्यों को देखते हुए यह परिभाषा पूर्ण नहीं है। तो नंबर 2 है किनले के अनुसार, बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऐसे व्यक्तियों को धन उधार देती है जिन्हें ज़रूरत है और जो लोगों का फालतू धन अपने पास जमा करती हैं। इसकी व्याख्या है, फिर किनले महोदय ने इस बात पर जोर दिया है कि बैंक
जहां एक ओर लोगों के फालतू धन को जमा के रूप में लेता है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वह उस ध्यान को उधार भी देता है। अतः इस परिभाषा में धन देना भी बैंकों का कार्य माना गया है। यह परिभाषा भी अपूर्ण है क्योंकि समस्त कार्यों को की ठीक प्रकार से विवेचना नहीं की गई है। नंबर 3 है गिलबर्ट के अनुसार बैंक पूंजी अथवा अधिक शुद्ध शब्दों में मुद्रा का व्यवसायी है। नंबर 4 है क्राउथर के अनुसार बैंकर का व्यवसाय जनता से कर्ज लेना और बदले में प्रतिभूतियां देना तथा इस प्रकार की रचना करना है। अब नंबर 2 आता है फंक्शनल डेफिनेशंस। इसमें नंबर 1 है वेबस्टर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच ट्रेड्स इन मनी establishment for the deposit, custody and issue of money, as also for making loans and discount and facilitating the transmission of remittance from one place to another। यानी कि सुनिए, वेबस्टर्स शब्दकोश के अनुसार बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है, एक प्रतिष्ठान जहाँ धन का जमा संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा जहां ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। अब नंबर 2 आता है जॉन पिजेंट के अनुसार कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था तब तक बैंकर कहलाने का अधिकारी नहीं है जब तक कि वह निष्पक्ष खाते स्वीकार न करे, चालू खाते से में रुपये जमा नहीं करता है, चेकों को निर्गमित करने और अपने ऊपर लिखे गए चेकों के बदले में द्रव्य देने का कार्य नहीं करता है। अब नंबर 3 आता है लीगल डेफिनेशंस। इसमें सुनिए, ये है नंबर 1 है भारतीय कंपनी विधान 1936 की परिभाषा है। सुनिए, बैंकर वह है जिसका मुख्य व्यवसाय जनता से जमा स्वीकार करना है। यह जमा बैंक ड्राफ्ट आदि की सहायता से निकाली जा सकती है। यह परिभाषा भी अपूर्ण है क्योंकि इसमें उन्हीं कंपनियों को बैंक की श्रेणी में रखा गया है जो अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में केवल ऐसी जमा स्वीकार करती है जिन्हें ड्राफ्टों या आदेशों के द्वारा वापस किया जाए। नंबर 2 बैंकिंग कंपनी विधान 1949 की परिभाषा। बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का कार्य करती हो। बैंकिंग का अभिप्राय जनता को उधार देने के लिए अथवा विनियोग करने के लिए मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करना है जो मांग अथवा किसी अन्य प्रकार चेक, विकर्ष, आदेश द्वारा शोधनीय होते हैं। इस परिभाषा के साथ ही उन कार्यों और सेवाओं की एक लंबी तालिका दी गई है जिन्हें आधुनिक बैंक कहते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं का निष्कर्ष। ऊपर बैंक की सभी परिभाषाओं के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बैंक को चालू खाते या मुद्दती खाते में जमा लेनी चाहिए। यह जमा जनता से उपलब्ध होनी चाहिए। जमा या निक्षेप से प्राप्त राशि का उपयोग ऋण देने या विनियोग के लिए करना चाहिए। जमा के रूप में प्राप्त धन का भुगतान साख पत्रों की सहायता से या अन्य उपायों से भी हो सकता है। बैंक सामान्य उपयोगिता की सेवाएं या एजेंसी सेवाएं भी कर सकते हैं। बैंक का निश्चित स्थान होना चाहिए जहां पर वह अपना व्यवसाय करते हैं। नंबर 7 बैंक के नाम से साथ बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द का प्रयोग होना चाहिए। बैंक की उपयुक्त परिभाषा। बैंक की उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि तर्क के दृष्टिकोण से भी अधिकांश परिभाषाएं दोषपूर्ण हैं। वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि बैंक की कोई ऐसी परिभाषा दी जाए जिससे उसे सरलता से साथ पहचाना जा सके और साथ ही उसकी प्रमुख विशेषताएं भी स्पष्ट हो जाएं। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बैंक की एक उपयुक्त परिभाषा दी जा सकती है। बैंक वह संस्था है जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंक के कार्य। इसमें सुनिए, सामान्यतः आधुनिक बैंकों से हमारा अभिप्राय व्यापारिक बैंक या मिश्रित बैंक, पूंजी वाले बैंक से होता है। बैंक द्वारा किए गए कार्यों को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया है। नंबर 1 है प्राइमरी फंक्शंस, यानी कि मुख्य कार्य। बैंक के 2 मुख्य कार्य होते हैं, जमा स्वीकार करना और ऋण देना।
तो जमा स्वीकार करना यानी कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जमा स्वीकार करना। इसको सुनिए। एक बैंक जनता के धन को जमा करता है। लोग अपनी सुविधा और शक्ति के अनुसार निम्नलिखित खातों में रुपया जमा कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है करंट डिपॉजिट्स, चालू निक्षेप। चालू खाता वह खाता है जिसमें जमा की गई रकम जब चाहें निकाली जा सकती है, क्योंकि इस खाते में आवश्यकता अनुसार कई बार रुपए निकालने की सुविधा रहती है। इसलिए बैंक इस खाते का धन प्रयोग करने में स्वतंत्र नहीं होता। यही कारण है कि बैंक ऐसे खातों पर या तो ब्याज बिल्कुल नहीं देता या बहुत मामूली देता है। कभी कभी कुछ शुल्क ग्राहक से वसूल करता है। व्यापारियों के लिए खाते बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि उन्हें दिन में कई बार भुगतान के लिए लेन देन की आवश्यकता पड़ती है। नंबर सेकंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, मुद्दती स्थायी निक्षेप। स्थायी निक्षेप वह है कि जिसे एक निश्चित अवधि जो 3 माह से 5 वर्ष तक हो सकती है के लिए बैंक लेता है। इस जमा से संबंधित खाते को स्थायी या मुद्दती खाता कहा जाता है। इन खातों को खोलने के बाद बैंक ग्राहक को एक मुद्दती जमा रसीद फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद देता है, और अवधि बीतने के बाद जब बैंक रुपये वापस करता है तो यह रसीद भी वापस ले लेता है। मुद्दती खातों पर ब्याज की दर ऊंची रहती है, क्योंकि इन खातों की रकम का प्रयोग करने के लिए बैंक पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और उचित विनियोग करके वे पर्याप्त लाभ कमाते हैं। लंबी अवधि खातों में अनिश्चितकालीन निक्षेप भी आते हैं। ऐसे निक्षेप के अंतर्गत जो रुपया जमा किया जाता है वह कुछ विशेष कारणों को छोड़कर कभी भी निकाला नहीं जा सकता। नंबर थर्ड है सेविंग अकाउंट, इनकी बचत खाता। यह खाता प्रायः मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के लोगों द्वारा खोला जाता है, जिसमें वह अपनी छोटी छोटी बचतों को भविष्य के लिए जमा करते हैं। इस खाते में जमाकर्ता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे जमाकर्ता इस खाते में से एक निश्चित रकम सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही निकाल सकता है। रकम निकालने के लिए इस खाते में जमाकर्ता को रकम निकालने की पर्ची तथा चेक की सुविधा दी जाती है। नंबर फोर्थ है होम सेविंग अकाउंट, यानी गृह बचत खाता। इस खाते से अनुसार बैंक जमा करने वाले के घर गुल्लक रख देता है। इन गुल्लकों में अपनी सुविधा अनुसार घर का स्वामी या अन्य व्यक्ति पैसे जमा करते हैं। महीने के अंत में या 3 महीने बाद इस गुल्लक को बैंक में ले जाया जाता है, वहाँ खोला जाता है एवं एकत्रित राशि को निकालकर संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा कर दिया जाता है। ऐसी जमा पर ब्याज बहुत कम दिया जाता है। नंबर 2 आता है ग्रांटिंग लोन्स, यानी कि ऋण प्रदान करना। बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ऋण प्रदान करना है। वास्तव में जमा लेना या ऋण देना ये दोनों स्तंभ हैं जिन पर आजकल के बैंकों का ढांचा खड़ा रहता है। ऋण प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए दिए जाते हैं और इन पर वसूल की जाने वाली ब्याज की दर उससे अधिक होती है जो कि बैंक जमा कराने वाले व्यक्तियों को देता है। बैंक मुख्यतः निम्नलिखित तरीकों से ऋण देता है। नंबर फर्स्ट है कैश क्रेडिट, नकद साख। इसके अंतर्गत ऋणी को निश्चित जमानत के आधार पर एक निश्चित राशि निकालने का अधिकार दे दिया जाता है। इस सीमा के अंदर ही ऋणी आवश्यकता अनुसार रुपया निकालता रहता है और जमा भी करता रहता है। नंबर सेकंड ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट। बैंक में चालू जमा रखने वाले ग्राहक बैंक से एक समझौते के अनुसार अपनी जमा से अधिक रकम निकालने की अनुमति ले लेते हैं। निकाली गई रकम को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अब नंबर थर्ड, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।